हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करेंगे क्लास 10th का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है ना। आपका 3 नंबर पे ये सवाल आ सकता है, कभी कभी 2 नंबर पे आता है, लेकिन ये ज्यादा सवाल जो मैंने सेट किया हुआ है वो ज्यादा चांसेस है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 3 नंबर पे आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो सवाल है दोस्तों एनसीईआरटी के बेसिस पे तैयार किया गया है, एनसीईआरटी बुक के आधार पर तैयार किया गया है और एक किसी भी खास बोर्ड के लिए नहीं बल्कि हर एक बोर्ड में काम आ सकता है अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो जनरली सीबीएसई वाले पूछे जाते हैं, आईसीएसई पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम से बहुत सारे ऐसे बोर्ड है हमारे भारत में, हमारे देश में, जो एग्जाम दिए जा सकते हैं और स्टूडेंट देते भी है। ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम का क्लास 10 का स्टूडेंट है तो आपके लिए केमिस्ट्री का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये जो रसायन शास्त्र का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और केमिस्ट्री का वीडियो एक मैंने पहले भी 2 मार्क्स वाला अपलोड कर दिया है चैनल पे। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है दोस्तों, जिसमें मैं केमिस्ट्री के लिए दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट आपका पहले से अपलोड कर दिया जा चुका है और इस वीडियो में मैं पहले भाग का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आप सबसे पहले उसको भी देख सकते हैं, उसके बाद इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो का अगला पार्ट यानी पार्ट तीसरा भी लाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं और उसका आंसर भी मैंने तैयार कर दिया है जो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ह्रास का मतलब क्या होता है? घटाना यानी कमी होना। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर हमें उपचयन और अपचयन का व्याख्या करना है। उपचयन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन। और अपचयन का मतलब क्या होता है? अवकरण यानी कि रिडक्शन। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब आज जो दोस्तों आज जो तारीख हो गया आपके पास 27 तारीख हो गया, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो समय है काफी नजदीक है। काफी सारे बोर्ड एग्जाम शुरू भी हो चुके हैं, काफी सारा होने भी वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन मैंने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया उसका आंसर यहाँ पे देखिए मैंने सेट किया हुआ इस प्रकार से। ठीक है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीडेशन के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका आप देख लीजिए यहाँ पे पहला का आंसर क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है। योग मतलब जुड़ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। मैंने संतुलित कर दिया हुआ है, पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए अपचयन, क्या? अपचयन यानी कि अवकरण, इसी को हम लोग रिडक्शन भी कहेंगे। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे देखिए वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होता है, ऑक्सीजन वहां पे हटता है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन यानी कि अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों। उसका उदाहरण आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे है ना, यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से देखिए यहाँ पे हट रहा है और किसके साथ जुड़ रहा है? वाटर के साथ जुड़ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है तो वाटर बन रहा है। ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे थे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, तो हट रहा है तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यहाँ पे जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का योग हो गया। ठीक दोस्तों। तो पहला आंसर आपको समझ में आ गया होगा 3 नंबर के लिए। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया लिखें और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है ना। इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ मैंने वाटर यहाँ पे सॉरी ओ लगेगा। ठीक है ना। जल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जल यानी कि वाटर। ठीक है। H2O, वो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है ना। तो इसके साथ क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बुझा हुआ गीला चूना है। ठीक है ना। ये आपका सूखा हुआ चूना है, इसको हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानेंगे? क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। और एक किस प्रकार का अभिक्रिया दोस्तों? तो ये है संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल जुड़ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। और मोबाइल का स्क्रीन पे यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कि सवाल नंबर 3 आपके पास क्या पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और इसकी रासायनिक सूत्र भी लिखना है और क्या होता है जब इसे गर्म किया जाता है। तीनों पार्ट आपको बताना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसका आंसर देख लीजिए तीसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को आप ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। और इसका रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमसे पूछा गया था कि जब इसको गर्म किया जाता है यानी कि हीट किया जाता है तब क्या होगा। तो जब बेकिंग सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया भी देना है। ये देखिए आपके पास हीट यानी कि क्या हो गया? ऊष्मा। ठीक है ना, हीट यानी कि क्या हो गया? ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको रिएक्शन लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इतना आप लिखेंगे, पूरा आपका 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं 4 की तरफ। एक एक करके आप यहाँ ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मोबाइल स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है कि संकलन अभिक्रिया है ना, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संकलन मतलब एडिशन और प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इस तरह की अभिक्रिया को आप यहाँ पे क्या कहते हैं? इस तरह की अभिक्रिया को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे संकलन अभिक्रिया देख लीजिए आप कि संकलन अभिक्रिया क्या है, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन देखेंगे। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया का परिभाषा, उसका उदाहरण, ठीक है, रिएक्शन, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसका उदाहरण यानी कि रिएक्शन आपको देना है। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? ऐसा अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिकों में प्रतिकारकों का योग होता है। किसका योग होता है? ऑक्सीडेंट्स यानी प्रतिकारकों का योग होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलेंगे संकलन अभिक्रिया। उदाहरण देख लीजिए आपके पास, यहाँ पे क्या है? इथिन है ना, यहाँ पे क्या है? इथिन है। तो इथिन के साथ हाइड्रोजन जब जुड़ रहा है यहाँ पे तो क्या बन रहा है? इथेन बन रहा है। कितना क्या बना? इथेन बन रहा है। निकेल के उपस्थिति में टेम्परेचर, तापमान कितना होना चाहिए? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा ये हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे जिसमें क्या होता है कि परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित किया जाता है, डिस्प्लेस किया जाता है और उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो पहला आप देख लीजिए आपके पास क्या है? उदाहरण के तौर पे क्या है? मीथेन। ठीक है, मीथेन के साथ क्लोरीन जुड़ रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है दोस्तों? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। नाम ध्यान सुनेंगे, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल हम लोग मोबाइल स्क्रीन में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे कि बेकर ने क्या पाया कि उसके द्वारा केक कठोर और आकार में छोटा है, वह कौन सा संघटक यानी सब्सटेंस डालना भूल गया है जिससे कि केक फूला हुआ बन सकता था, इसे हमें स्पष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 5 आपका मोबाइल स्क्रीन पे है, उसका आंसर यहाँ पे देखेंगे फटाफट। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का आंसर है आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि वह केक में क्या डालना भूल गया दोस्तों? बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। ठीक है ना, वो केक में क्या डालना भूल गया है? बेकिंग पाउडर डालना भूल गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या करता है? इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया हुआ है, सवाल नंबर 3 वगैरह में बताया। ठीक है ना, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या होता है? ये एवं मंद खाद्य अम्ल यानी कि टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है ना, ये टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण भी होता है बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है, गर्म करने पे क्या होता है? यहाँ पे गर्म करने पे बेकिंग पाउडर अम्ल से अभिक्रिया करके CO2 गैस प्रदान करता है और CO2 के कारण ही यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कारण ही केक क्या होता है? फूलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो केक नहीं फूलेगा। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया हो गया यहाँ पे, ये आपका टार्ट्रिक अम्ल, ये मैंने अम्ल के लिए H+ लिखा हुआ है ना, अम्ल के लिए H+ लिखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि जल, और अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। आइए हम लोग सवाल नंबर 6 में बढ़ते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है। ठीक है ना, जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 6।
उसका आंसर आप यहाँ पे फटाफट देखेंगे मोबाइल स्क्रीन में कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग को आंसर इतना लिखना है, जितना आंसर आपको लिखना है उतना मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया हुआ है। आपको इससे ज्यादा कम बहुत ज्यादा इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा से मिल सके। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या देना है कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, H+ आयन। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन मतलब क्या होता है, H+ आयन देता है। और हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण अम्लों का व्यवहार क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है। ठीक है ना, ये नहीं बन पाएगा। जल जब नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाएगा, इसलिए अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाता है। इसलिए आपका अम्ल जैसा, एसिड जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख लीजिए आप कि उन वियोजन अभिक्रियाओं, है ना, उन वियोजन अभिक्रिया के डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उनका उदाहरण देना है जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहला क्या, ऊष्मा, दूसरा प्रकाश और तीसरा क्या है, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे जो आंसर फटाफट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है यहाँ पे, उसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। तीनों का एक एक उदाहरण देना है। ठीक है ना, तो पहले का उदाहरण देखिए ऊष्मा का उदाहरण, फिर देखिए प्रकाश का उदाहरण, फिर देखिए आपका विद्युत का उदाहरण। ठीक है ना, ऊष्मा का मतलब हीट हो गया, इसका प्रकाश का मतलब लाइट हो गया, और विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो पहला उदाहरण मैंने दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, सॉलिड फेज में होता है, ठोस अवस्था में। तो इसको जब ऊष्मा देंगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो जाएगा, पहला उदाहरण। दूसरा सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर यहाँ पे वाटर का देखिए विद्युत धारा के द्वारा। ठीक है ना, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 और O2 दोनों अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए। पहले सवाल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कि अम्ल एवं क्षारक के बीच आपको क्या बताना है, अम्ल एवं क्षारक यानी कि एसिड और बेस। ठीक है ना, इनके बीच अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग इसको क्यों कहते हैं, इसका जवाब आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, उसका हम लोग जवाब यहाँ फटाफट हम लोग देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आंसर यहाँ पे आपके पास है कि अम्ल और जो क्षारक होता है उसके बीच को हम लोग उदासीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, लवण और जल बनता है। इसमें क्या होता है, लवण और जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल यानी कि उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको जो है समझ में आ रही है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका क्या क्षारक है, अंग्रेजी में बेस बोलेंगे। ये आपका एसिड यानी कि अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। और ये हो गया आपका सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे जल यानी कि वाटर हो गया। ठीक है दोस्तों, जल यानी कि क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया कहेंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है विरंजक शून्य यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का 3 उपयोग लिखना है। कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप। पहला तो यहाँ पे देख लीजिए कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है लॉन्ड्री में विरंजन के लिए। तीसरा है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, ऑक्सीडेंट्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग हो गया, यूज हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है ना,
तो ये आपको लिखना है ताकि आपको यहाँ से जो इसका नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है, 3 पॉइंट लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए कि पीएच क्या है। पीएच या पीएच स्केल कई दफा पूछा जा सकता है। तो पीएच क्या है, और ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, 6 होता है। ठीक है ना, लेकिन दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, ये घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट बिना देरी किए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख लीजिए आपके पास मोबाइल स्क्रीन में कि पीएच क्या है, तो किसी बिलियन के हाइड्रोजन आयन का मोलर सांद्रण है ना, मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलर सांद्रण के ऋणात्मक लॉग को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पीएच, उस बिलियन का पीएच कहेंगे, पोटेंशियो हाइड्रोजनी। ठीक है ना, स्मॉल में आपको पी लिखना है और कैपिटल में आपको एच लिखना है। ठीक है ना, तो पीएच क्या है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस को हम लोग परिभाषित कर दिए। उसके बाद क्या है कि जब दूध दही बन जाता है, जब दूध है तो क्या बन जाएगा, दही बन जाता है, तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है, वह अधिक अम्लीय हो जाता है यानी कि एसिडिक इन नेचर, एसिडिक हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपसे पूछा भी जाएगा यहाँ पे पीएच मान कम हो गया, 7 से कम पीएच मान रहता है पीएच परास्पर यानी पीएच स्केल पे, तो उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे। 7 रहता है एकदम ठीक ठाक तो उसको उदासीन कहते हैं, और जब 7 से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारकीय। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये दही बन जाता है ना, तो ये लैक्टिक अम्ल होता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, 1 नंबर पूछा जा सकता है ऐसा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया कि इसलिए पीएच का जो मान है 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, कम रहता है तो अम्लीय हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्षारकीय हो जाएगा, और ठीक अगर 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पे कि आपका जो सजातीय श्रेणी है, ठीक है ना, सजातीय श्रेणी है, होमोलोगस श्रेणी इसको कहते हैं हम लोग। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देना है आपको। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी का हम लोग उदाहरण देते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 11। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे कि कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला यानी कि ऐसी सीरीज जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक ग्रुप यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या कह सकते हैं एक ही फंक्शनल ग्रुप, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक ही प्रक्रियात्मक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तथा इसमें क्या होता है कि 2 क्रमागत लगातार जो सदस्य होते हैं उनके अनुसूत्र में कितना अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। कितना का अंतर होगा, 14 का अंतर होगा, यानी कि CH2 कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2, तो 12 2 कितना हो गया, 14, इतना का अंतर होता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे एल्केन का, किसका, एल्केन का। ठीक है, एल्केन का सजातीय श्रेणी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एल्केन का पहले क्या होता है, मीथेन, ये आपका हो गया मीथेन, फिर क्या हो गया इथेन, फिर क्या हो गया प्रोपेन, और इसी प्रकार से चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे C4 और 4 दूना का 8 और 2 कितना हो गया 10, तो हाइड्रोजन को 10 लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये हो गया सामान्य सूत्र। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2 है ना, CnH2n+2। ठीक है, ये सामान्य सूत्र यानी कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसके आधार पर मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारा हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो ये सारे के सारे क्या हैं, होमोलोगस सीरीज हैं, सजातीय श्रेणी है। किसका सजातीय श्रेणी का उदाहरण मैंने दिया हुआ है, एल्केन का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सजातीय श्रेणी होता क्या है उसको डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण देना है, तब जाकर आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए टू द पॉइंट मैंने आंसर यहाँ पे लिख रखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आखिरी, इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है, यानी ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है, ऐसा क्यों सलाह दिया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ, छूट गया मिस्टेक से। ठीक है, तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है ना, अम्ल को कहाँ, जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक है ना, अम्ल को जल में मिलाएंगे न कि जल को अम्ल में। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका हमें आंसर देना है। ठीक दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर फटाक से यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में आपके पास आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐसा इसलिए अनुशंसित किया जाता है, ऐसा इसलिए रिकमेंड किया जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि
क्योंकि अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कैसा होता है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक। यहां से हीट निकलेगा, हीट रिलीज होता है, ऊष्मा यहां से उत्सर्जित होगा, तो वैसी प्रक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया करेंगे। मतलब हीट जो है आपका रिलीज होगा, ऊष्मा यहां से उत्सर्जित होगा, निकलेगा। अर्थात इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का क्या होगा? मुक्ति होगा, ऊष्मा उत्सर्जन होगा, निकलेगा। तो ऊष्मा के कारण परखनली का जो पदार्थ है ना, परखनली का पदार्थ जो उफान मारकर बाहर निकल सकता है, जिससे जलने का खतरा रह सकता है। ठीक दोस्तों, जिससे जलने का खतरा रह सकता है ना। तो अत्यधिक अगर मान लीजिए ऊष्मा हो गया, बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए हीट हो गया, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया ना, तो इसके कारण क्या होगा? जो कांच का जो पात्र होगा, पात्र का मतलब क्या? बर्तन। जो कांच का जो बर्तन है, ग्लास का जो बर्तन है ना, पात्र, वो टूट भी सकता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कांच का बर्तन को टूटने से भी बचना है और आदमी को भी यहाँ पे जलने से बचना है, ठीक है ना। तो हमें अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल में जो है यहाँ पे जल को मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि जल में क्या मिलाना है? अम्ल को मिलाना है। ठीक है दोस्तों, जल में क्या मिलाना है? अम्ल को मिला देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका जो यहाँ पे जो आंसर मैंने लिखा हुआ है, मोबाइल स्क्रीन में क्वेश्चन दिखा दिया हूं मैंने, और यहाँ पे मैं आपको आंसर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है आपको क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन टोटल 12 डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो का केमिस्ट्री का पार्ट 2 था। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वहां से वहां पे देख लेना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो इसका अगर तीसरा पार्ट भी अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। और आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है? सिंपली आपको चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को दबा देना है। ठीक है ना। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो आपको बहुत सीरियस तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर किया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित, वो आपको कैसा लगता है। और दोस्तों, अगर आप मान लीजिए मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल का नाम है दोस्तों बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो वीडियो है आपके लिए लगातार मैं लाता रहूं। और अगर इस प्रकार की वीडियो से आपको देखते रहना है, जुड़े रहना है, तो इस प्रकार से वीडियो को आपको लगातार देखना पड़ेगा। और आपको क्वेश्चन का आंसर जो है मैं प्रॉपर तरीका से यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लियर तरीका से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र का जो तीसरा पार्ट है, अगर आपको इसको देखना है और इसी संबंधित से बोर्ड का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको देखना है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये जो वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसी प्रकार का वीडियो से जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। और आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।